हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग को एक प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए घटना चक्र के द्वारा एक बुक को रिलीज़ किया गया है, लेखपाल का मार्गदर्शिका। इसमें उन्होंने क्या किया है कि यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन थे प्लस जो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सबको लेकर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश उन्होंने बनाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें उन्होंने सारा सब्जेक्ट को एक कहा जाए तो आपका 352 पेजों में उन्होंने पूरा सब्जेक्ट को एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, जो पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मिला हुआ है और पूरा सिलेबस के हिसाब से इसको बनाया गया है। हम लोग आज से इस बुक को शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग अपने से भी करें टेलीग्राम बोट के माध्यम से और क्यूज के माध्यम से, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे बहुत कम प्राइस में इसका आपको टेलीग्राम में एमसीक्यू और क्यूज बोट मिलेगा। तो चलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्र आंदोलन। पहला क्वेश्चन, मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो ये ब्रिजहोम से मिला है। कहाँ से मिला है? ब्रिजहोम। कश्मीर में स्थित पुरातात्विक स्थल ब्रिजहोम से नवपाषाण काल के विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यह मानव काल के साथ कुत्ते के कंकाल दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। इसके अलावा ब्रिजहोम से गर्तावास गड्ढे वाले घर के भी साक्ष्य मिले थे। ताम्रपाषाण कालीन स्थल अहाड़ का प्राचीन नाम क्या है? जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल अहाड़ है उसका प्राचीन नाम क्या है? उसे हम लोग ताम्बवती कहते हैं। ताम्बवती कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्बवती कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान के स्थित अहाड़ में एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती है, जिसका अर्थ होता है तांबे की नगरी। क्या होता है इसका मतलब? तांबे की नगरी। हड़प्पा के बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा में कौन सा बंदरगाह है? तो लोथर बंदरगाह है। ये यूपी पेट 2022 का क्वेश्चन था। हड़प्पा के बंदरगाह का नाम क्या है? तो लोथर है। लोथर हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है। यह शहर भोगवा नदी के साबरमती की सहायक के किनारे खंबात की खाड़ी के निकट स्थित है। कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी के निकट स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन से भागों में? 3 भागों में विभक्त था। तो वो धोलावीरा था। कौन सा था? तो धोलावीरा था। हड़प्पा काल का धोलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह स्थानीय रूप से कोटम्बा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदाड़ो का शब्द का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदाड़ो का शब्द का अर्थ माउंट ऑफ द डेड माने कि माउंट मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में कहाँ है? लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता का डैश स्थल से जानी जाती है। तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला था। जो पशुपति का जो मोहर था वो कहाँ से मिला था? मोहनजोदाड़ो से मिला था। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल से मिली है। ध्यात हो कि मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। वेदों की कुल संख्या कितनी है और इसमें सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो उसके 3 है और सामवेद सबसे छोटा है। देखिए, वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या कितनी? तो 4 वेद होगा ना। भारतीय परंपरा में वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 वेद होना चाहिए थी, गलत यहाँ दिया है। भारतीय परंपरा में वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दिए गए स्रोत के अनुसार चारों वेदों में से सामवेद आकार में सबसे छोटा होता है, जबकि शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद मध्ययुगीन से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। वेदों के अंतिम भाग में किस नाम से जाना जाता है? तो वेदों के अंतिम भाग को किस नाम से जानते हैं? तो उपनिषद के नाम से। वेदों का जो अंतिम भाग होता है ना, उसे हम लोग उपनिषद के नाम से जानते हैं। उपनिषदों को वेदों का दार्शनिक विवेचन वाला ग्रंथ भी कहते हैं। क्या करता है? दार्शनिक विवेचन वाला ग्रंथ है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? जो न्याय दर्शन है उसके संस्थापक कौन थे? तो गौतम अक्षयपाद थे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? गौतम अक्षयपाद है। प्राचीन भारत में सड़क दर्शन
छह दर्शन का विकास हुआ है जो भारतीय दर्शन की रीढ़ मानी जाती है। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम थे, जिन्हें अक्षयपाद भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिल मुनि ने। न्याय दर्शन किसने दिया? गौतम ने, जिन्हें अक्षयपाद कहते हैं। योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया, जबकि वैज्ञानिक दर्शन के संस्थापक कनाद या उलूक थे। पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के संस्थापक बदरायन थे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा के राजा की ओर उपाधि किया देते थे। उत्तर देखो, वह उत्तर वैदिक काल था, उस समय उत्तर दिशा में जो राजा रहते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें विराट कहा जाता था। उन्हें क्या कहते थे? विराट कहते थे। उत्तर दिशा उचिदित के शासक को विराट कहा जाता था। इसी प्रकार पूर्वी या प्राची के राजा को सम्राट और पश्चिम प्रचय के राजा को स्वराट और दक्षिण के राजा को भोज कहते थे और मध्य क्षेत्र के राजा को राजा कहते थे। उत्तर के राजा को विराट, पूर्व के राजा को सम्राट, पश्चिम के राजा को स्वराट, दक्षिण के राजा को भोज और मध्य के राजा को राजा कहा जाता था। बौद्ध के परिनिर्माण प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बौद्ध को परिनिर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर में। परिनिर्माण मतलब मृत्यु होता है, जो उनको कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध को मल गणराज की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्माण प्राप्त हुआ। बुद्ध ग्रंथों ने इसे महापरिनिर्माण कहा जाता है। बुद्ध ने अपने डैश को अपना धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखा था। तो सारनाथ में पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। उन्होंने पहला अपना धर्मोपदेश दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना उपदेश दिया, जिन्हें बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन हुआ था? तो कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन? आपका राजगीर में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और जिसमें से जैन के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन शब्द का संस्कृत में जीन से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है, अर्थात वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। एक अन्य तीर्थंकर औरोष्ठीनेमी भगवान कृष्ण के चचेरा भाई माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? भगवान जो महावीर हैं उन्हें महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उन्हें प्राप्त हुआ था जुम्बकी ग्राम में। कहाँ हुआ था? जुम्बकी ग्राम में हुआ था। भगवान महावीर जैन को 24वें तीर्थंकर थे। उन्हें जुम्बकी ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कवल या ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर आता पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो पशुपत संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे? तो लकुलीस थे। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलीस थे। कौन थे? लकुलीस थे। पशुपत संप्रदाय शैव धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है, जिसके संस्थापक लकुलीस थे। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्रनाथ ने किया था। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जो भागवत धर्म है उनके प्रवर्तक कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के मूल भागवत धर्म में निहित है। इसके प्रवर्तक वृष्णि सत्वी वंश थे। वासुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। उनके अनुयायी उन्हें भागवत पूज्य कहते थे। फिर आता है मगध साम्राज्य के प्रथम राजवंश हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। मगध का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हर्यक वंश था। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी गिरिवृज, जिसे राजगिरी भी कहा जाता है, को बनाया था। हर्यक वंश के बाद ही मगध के अन्य शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ, लेकिन साम्राज्य निर्माण की नींव बिंबिसार ने ही रखी थी। फिर आता निम्नलिखित में से सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौन सा? सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी आपका मथुरा थी। कौन सी थी? तो मथुरा थी। सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। काशी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। वैशाली जो था वो वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है।
शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। यह सबसे बड़े ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है, जबकि अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। सिंहली आश्रितों के अनुसार अशोक ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए क्या किया था? तो अपने 99 भाइयों की हत्या किया था। इसमें किसमें लिखा गया है? ये सिंहली आश्रितों के अनुसार। किसके अनुसार? सिंहली आश्रितों के अनुश्रुतियों के अनुसार। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पे बैठा। महावंश लंकई बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक का सत्ता संघर्ष काफी राज रक्त जनित था। उसने सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। अशोक के औपचारिक राज्याभिषेक 269 में 259 में ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो 13वां शिलालेख कलिंग पर विजय का कौन सा उल्लेख करता है? तो 13वां शिलालेख करता है। कलिंग युद्ध और उनके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध की हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी है? तो वो आपका मौर्य सम्राट अशोक है। मौर्य सम्राट अशोक का नाम उनके अभिलेखों में प्रायः देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। गुप्त वंश ने अपने शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 319 से लेकर 319 से 335 ईसा में इस वंश के प्रथम महान शासक माना जाता है। उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा को रेखांकित करने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। फिर आता है आपका खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो वे विक्रमादित्य के थे। कौन कौन थे? खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके थे? तो विक्रमादित्य के थे। खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य थी। कालिदास और वारामिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकपर, छनवक, शंकु, वरुरुचि तथा बेताल भट्ट 9 रत्नों को शामिल थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने कराई थी? तो वो कराया था कुमार गुप्त प्रथम ने। शिक्षा के क्षेत्र में गुप्त काल के योगदान महत्वपूर्ण रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम 415 से लेकर 455 ईस्वी में प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। कुमार गुप्त के बाद स्कंद गुप्त शासक बना, जिसके समय हुनों के आक्रमण हुआ और उसे गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर में स्थानांतरित हुई थी? वे कन्नौज था। वे कौन सा था? वो कन्नौज था। थानेश्वर हर्षवर्धन का प्रारंभिक राजधानी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज नई राजधानी बनाई गई जो थानेश्वर के में स्थानांतरित हुई थी। एरोला का कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। एरोला का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। एरोला का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के ने कराया था। राष्ट्रकूट के जो शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह छत्रपति संभाजी नगर, जिसका पूर्ण नाम औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एरोला का कैलाश मंदिर कहाँ पर है? तो ये छत्रपति संभाजी नगर में, जो पहले औरंगाबाद कहा जाता था। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो विजयालय चोल है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो विजयालय चोल है। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल है। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। यह आरंभ में पल्लवों का सामंत थे। जो चोल थे पहले पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों तथा पांड्यों के मध्य हो रहे संघर्ष का लाभ उठाकर उन्होंने तंजावर पर अधिकार कर लिया था। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो वो गोपाल था। पाल वंश का पहला शासक कौन था? वो गोपाल था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल ने लगभग 750 से लेकर 770 ईस्वी तक शासन किया और बौद्ध का मत अनुयायी था वो। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो अनुचित युग्म कौन कौन है? तो सही कौन कौन है? हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश में है। लिंगराज मंदिर सोमेश्वरी राजवंश ने बनाया था।
और इसके बाद हजार स्तंभ मंदिर कार्तिकेय राजवंश का, खजुराहो चोल का नहीं चंदेल वंश का है। खजुराहो जो थे वो खजुराहो जो थे वो चंदेल व राजवंश ने बनाया है। हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर राजवंश ने बनाया है। लिंगराज का मंदिर सोमेश्वरी राजवंश ने बनाया है। हजार स्तंभ का मंदिर काकतीय राजवंश ने बनाया है। अतः खजुराहो ने चंदेल राजवंश से संबंधित ना है, ना कि चोल राजवंश, चंदेल से है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरब आक्रमण के समय 712 था, तो सिंध पे अरब आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दाहिर था। सिंध पे जो आक्रमण हुआ तो वहाँ का शासक कौन था? वो दाहिर था। कौन था? दाहिर था। भारत में अरबों का पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। जब 1712 ईस्वी में कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध पर हिंदू राज्य दाहिर का शासन था। इस युद्ध में राजा दाहिर पराजित होकर मारा गया और अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। इसके पश्चात वह इस्लाम स्वीकार न करने वाला रहा और जजिया कर लगाया गया था। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय कौन सा विद्वान भारत आया था? मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय कौन सा विद्वान भारत आया था? तो अलबरूनी आया था। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय भारत कौन सा विद्वान आया था? तो अलबरूनी आया था। मोहम्मद गजनी जो 998 से 1030 ईस्वी के में भारत आक्रमण के दौरान प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी ने भारत का विस्तृत अध्ययन किया और उसका प्रसिद्ध किताब उल हिंद तत्कालिक भारतीय इतिहास में समाज को जानने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पे कई आक्रमण किए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में किया, इसका परिणाम क्या हुआ था? तो गौरी का विजय। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुई, इसका परिणाम क्या था? तो गौरी का विजय। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा। अब पृथ्वीराज चौहान हार गई थी। इससे 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज गौरी को हराया गया था और 1994 में चंदावर के युद्ध में, कौन से युद्ध में? 1994 के चंदावर के युद्ध में गौरी को जयचंद्र को हराया था। फिर अतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो लाहौर में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो लाहौर में की थी। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश की स्थापना की थी। इसे भारत में तुर्क राज्य के संस्थापक भी माना जाता है। शासक बनने के बाद ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर स्थापित की थी और सल्तनत काल की अवधि 1206 से 1556 तक मानी जाती है। लाहौर रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लाहौर जो रक्त का नीति था किसने अपनाया था? ये बलबन ने अपनाया था। लाहौर रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। बलबन का राजस्व का सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला, सुल्तान का पद ईश्वर के प्रदत्त होता और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने खिलजी वंश की स्थापना किया था? वो क्यूमस था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने खिलजी वंश की स्थापना किया था? तो गुलाम कौन था? तो वो था आपका क्यूमर्स था। क्या है? गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला। अंतिम शासक क्यूमर्स था। कौन था? क्यूमर्स था। क्यूमर्स ने 1290 में अंत में अल्प समय के लिए शासन किया। इसके ठीक पहले केकू बाद 1296-1290 तक शासक रहा था। क्यूमस का पतन के साथ ही गुलाम वंश समाप्त हो गया और 1290 में जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात खिलजी वंश का अगला शासक कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बना था। कौन बना था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बना था। प्रश्नगत में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में से 1316 तक शासन किया। उसने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की गद्दी बैठा और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल 1316 ईस्वी तक से 1320 तक रहा। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। मुबारक शाह की हत्या के बाद खुसरो खान थोड़े समय के लिए सुल्तान बना। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक ने तुगलक वंश की नींव रखी। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? जो तैमूर था भारत में, तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर ने 1398 में। तैमूर ने कब आक्रमण किया था? तो 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया था। मध्य एशिया के तुर्क मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नरसुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया।
तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था। कब किया था? 1398 में। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखा था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश की नींव कब रखा गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने रखा था। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक का शासक बना था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके समय इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत रेहला का नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुका ने किस वर्ष किया था? हरियर और बुका ने से किस वर्ष किया था? तो 1336 में किया था। 1336 में हरियर और बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1336 में किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। यह ऐतिहासिक घटना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 से 51 में दौरान घटित हुई थी। स्रोतों के अनुसार हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर इस साम्राज्य की नींव रखी थी। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। स्रोतों में दी गई वंशावली के अनुसार 1445 से 1451 के शासन किया। मोहम्मद शाह 1434 से 45 उत्तराधिकारी था। अलाउद्दीन आलम शाह के शासन अंत होने से 1451 ईस्वी में सैयद वंश का समाप्त हो गया और बहरोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। फिर आता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था जिसकी शासनकाल 1526 में समाप्त हुआ था? तो वो कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। यह सिकंदर लोदी 1479 से 1517 ईस्वी का उत्तराधिकारी था। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर के साथ युद्ध में मारा गया। इसके साथ ही उसका शासन भी अंत हुआ। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए किस नए विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान अमीर कोही का किया था। दीवान अमीर कोही का किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने मृत्यु के बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना और बिहार कृषि पर ध्यान दिया। उसने कृषि की उन्नति के लिए दीवान अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की जिसकी स्मृति में किया था। तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक 1391 से 1388 ईस्वी तक अपने शासनकाल में कई नगरों की स्थापना की। इसने जौनपुर नगर के अपने चचेरे भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया था। इसके अतिरिक्त उसने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर और फौजाबाद जैसे नगर भी बसाए और अनेक नहरों का निर्माण कराया था। फिर आता है लोदी वंश की स्थापना 1491 में किसने किया था? तो बहरोल लोदी ने किया था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी में लोदी वंश की सत्ता में आया था। लोदी वंश ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की। बहरोल लोदी के शासनकाल 1451 ईस्वी से 1479 तक रहा और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने किस युद्ध पद्धति में पहली बार प्रयोग किया था? वो था तुगलमान युद्ध पद्धति। कौन सा था? तुगलमा युद्ध पद्धति। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इसके तहत उन्होंने तोपखाने के मोर्चबंदी के लिए उस्मानी विधि, जो तोपखाने थे ना, तोपखाने के लिए मोर्चबंदी में उस्मानी विधि का भी इस्तेमाल किया था, जो उसकी जीत का एक बड़ा कारण बनी। बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में ही मुगल साम्राज्य की नींव रखा और वह अफगान का मूल निवासी था। बाबर का पूरा नाम कौन था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था। कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुआ था? तो वो हुमायूं था। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीनपाह क्षेत्र में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लैनपुल में हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा था, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी। किसने कहा था ये? लैनपुल ने यह कहा था। लैनपुल ने यह कहा था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो वो कौन था? तो वो बैरम खान था। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था।
अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राणा के किले में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा किले में 1542 में उसने अपनी राज्याभिषेक हुआ। उस समय वह 14 वर्ष की आयु से कम थी। बैरम खान अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील सल्तनत नियुक्त किया और उसे खाना की उपाधि भी विभूषित की थी। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसके मध्य लड़ा गया था? जो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, ये किसके मध्य लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू और अकबर की सेना के बीच 1556 में पानीपत के मैदान में लड़ा गया और इस युद्ध में मुगल सेना विजय हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर एक अनपढ़ राजा था। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राजा के किले में हुआ था। 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय के बाद 1555 ईस्वी में शरणार्थियों के रूप में रहना पड़ा था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? तो अजमेर में मिला था। कहाँ मिला था? अजमेर में मिला था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के अजमेर के किले में मिला। या ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। फिर आता है बिलग्राम कन्नौज के युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये 1540 में शेरखां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। चौसा के युद्ध के बाद 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में शेरखां हुमायूं के आमने सामने थे। इसमें शेरखां विजयी रहा और इस पराजय के परिणाम स्वरूप हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो वो फरीद था। शेरशाह सूरी का संस्थापक शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। वह हसन खां सूर के अफगानी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। किसके हुआ था? वो हसन खान सूर के अफगानी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इतिहास में शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद बताया जाता है। शाहजहां की माता जगत गोसाई किस राजपूत शासक की पुत्री थी? तो मोटा राजा उदय सिंह की थी। मोटा राजा उदय सिंह की थी। शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ और उसके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई के गर्भ से उत्पन्न हुआ। जगत गोसाई मारवाड़ जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इस प्रकार शाहजहां ने मुगल और राजपूत दोनों का रक्त मिलता है। जहांगीर के तीसरे पुत्र बाद में शेर शाहजहां की उपाधि लिया था। मुगल शासक बाबर की आत्मकथा तुझके ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहते हैं, किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए बाबरी, जिसमें बाबरनामा भी कहते हैं, तुर्की भाषा में लिखी थी। या उस समय एक अपवाद रचना थी, क्योंकि मुगल काल की अधिकांश अन्य रचनाएं पुस्तकें सरकारी कामकाज की भाषा फारसी हुआ करती थी। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद, कौन सा मस्जिद? जामा मस्जिद किसने बनाई थी? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने कराया था। यह प्रसिद्ध मस्जिद भारत में सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। इसे मुगलों के शाही मस्जिदों के एक रूप में जाना जाता है। दिल्ली का लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। लाल किले का निर्माण भारत के 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने नई दिल्ली के शाहजहानाबाद किले के रूप में की थी। लाल बलुआ पत्थर, इसकी विशाल घेराबंदी दीवारों के कारण इसका नामकरण लाल किला के रूप में किया गया था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक हुमायूं नामा की लेखिका कौन है? तो गुलबदन बेगम है। कौन है? गुलबदन बेगम है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम है। यह रचना फारसी भाषा में लिखी गई है। गुलबदन बेगम की बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। इस पुस्तक में उन्होंने हुमायूं के जीवन, उसके संघर्ष, मुगल परिवारों के आंतरिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। फिर आता है आपका शेरशाह सूरी की इतिहास संबंधित पुस्तक तारीख ए शेरशाही के लेखक कौन है? तो अब्दुल खां सरवानी है। तारीख ए शेरशाही के लेखक कौन है? अब्बास खां सरवानी है। शेरशाह सूरी के प्रशासन जीवन के बारे में जानकारी देने वाली सबसे प्रमुख स्रोत तारीख ए शेरशाही कौन है? तारीख ए शेरशाही है। इस पुस्तक के लेखक अब्बास
खां सरवानी थे। कौन थे? अब्बास खां सरवानी थे। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है। अब्दुल फजल द्वारा रचित, अब्दुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी में लिखी गई है। अब्दुल फजल ने अकबर के शासनकाल का विस्तृत इतिहास अकबरनामा नामक पुस्तक में लिखा है। यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है। अकबरनामा का एक भाग आईने ए अकबरी है, जिसके प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, भूगोल आदि के नियम निर्धारित विवरण का संकलन है। मुगल बादशाह औरंगजेब के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से। किसे जानते हैं? जिंदा पीर के नाम से। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में गुजरात के दाहोद नामक स्थान पर हुआ था। अपनी व्यक्तिगत सादगी और धार्मिक कट्टरता के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। उसके शासनकाल में 2 बार राज्याभिषेक कराया, पहला 1658 और दूसरा 1669 59 में दिल्ली में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसे मुअज्जम विजय रहा था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों का जिक्र आता है? 1748 में अब्दाली की हार का सामना करना पड़ा था, तो मोहम्मद शाह को। किसको? अब्दाली। 1748 में अब्दाली की हार का सामना कहाँ करना पड़ा था? तो मोहम्मद शाह के पास। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली, जिसे मणिपुर के युद्ध में पराजित हुआ था। अहमद शाह अब्दाली दुर्रा ए दुरानी, मोतियों का मोती, दुर्रा ए दुरानी, मोतियों का मोती भी कहा जाता है। किस राजा के शासन प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती है? तो शिवाजी के यहाँ। अष्टप्रधान मंत्री परिषद कहाँ पाई जाती है? तो शिवाजी के पास आपको अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद का गठन छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया, जिसमें पेशवा, आमत, वाके, नवीस या मंत्री, सुमंत या दबीर, सुवनवीस या सचिव, सर नौबत या सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति है? तो वो मराठाओं का है। मराठा सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति है। शिवाजी के छापामार रणनीति में माहिर थे। फिर आता सूची 1 और सूची 2 को मिलाना। चलिए मिलाते हैं। किसमें आता है? ये लेखा परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? तो प्रथम युद्ध होता है आपका 1526 में। कब होता है? 1526 में। पलासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? तो 1576 में। और ताराकोटा का युद्ध कब होता है? तो 1565 में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेना मेवाड़ों के शासक राणा महाराणा प्रताप के मध्य 1576 में लड़ा गया। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर और ब्राह्मणी राजाओं बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। यह संयुक्त सेना बरार शामिल नहीं थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल बादशाह बने, जिनका अंत रंगून के निर्वासन के दौरान हुआ था। फिर आता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी या राजस्व का अधिकार किस मुगल शासक ने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने दिया था। बक्सर के युद्ध के बाद की घटनाओं का शाह आलम द्वितीय की भूमिका अहम थी। शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इसी के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसने भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव को मजबूत किया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया और मुगल बादशाह और अंग्रेजों के संरक्षण में पेशनर की स्थिति में आ गया था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। यूरोपीय वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग की खोज किया। इंग्लैंड की महारानी
एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र कब दिया था? तो 1600 ईस्वी में दिया था। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया। इसके बाद अंग्रेज व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे उन्होंने मुगल दरबार में अपनी पैठ बनानी शुरू की, जिससे उन्हें व्यापारिक छूट प्राप्त हुई थी। फिर आता है बंगाल के किस शासक ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खां ने। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर बंगाल के में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। मुर्शिद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था, जिसने प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। सिराजुद्दौला कौन? सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था? तो पलासी के युद्ध में। किस युद्ध में? पलासी के युद्ध में पराजित किया था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यह युद्ध सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर था। इस युद्ध में मीर जाफर ने धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। निम्नलिखित में किसे शाही बेखबर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे शाही बेखबर कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को कहते हैं। शाही बेखबर किसे कहते हैं? बहादुर शाह प्रथम को कहते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद आजम शाह ने स्वयं को बादशाह घोषित किया और बाद में मुअज्जम ने इसे पराजित कर दिया। बहादुर शाह प्रथम के रूप में गद्दी संभाली। वह प्रशासन के प्रति लापरवाह था, इसीलिए इतिहासकारों की ओर से उसे शाही बेखबर भी कहा गया। यद्यपि मेल मिलाप की नीति अपनाई गई, लेकिन साम्राज्य का पतन जारी रहा। पुडुचेरी की स्थापना किसने किया था? तो फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फ्रांसिस मार्टिन 1674 में पुडुचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। इसके पहले 1668 में फ्राइकस कैरो द्वारा सूरत के फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी स्थापित की जा चुकी थी। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो मद्रास की संधि के तहत। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध कब खत्म होता है? तो मद्रास की संधि के साथ होता है। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध के समय 1767 से 1759 में बीच हुई। इस युद्ध की समाप्ति 1759 ईस्वी में हुई और इसके समापन मद्रास की संधि ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ हुई। अंग्रेजों और मैसूर शासकों के बीच संघर्ष की पहली महत्वपूर्ण घटना थी। यह स्पष्ट हो कि पहले युद्ध के अंत में मद्रास की संधि हस्ताक्षर किया गया और 1769 तक प्रभावी हुई थी। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जब द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग थे। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से 84 तक हुआ और इस अवधि के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। इस युद्ध के समापन 1784 में मंगलौर की संधि के तहत होता। किसके तहत? मंगलौर की संधि के तहत होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के संबंध में किस आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था? तो तृतीय आंग्ला मैसूर हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस आंग्ला मैसूर युद्ध से है? तो तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध से है। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 1792 के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस युद्ध की समाप्ति 1792 के ऐतिहासिक श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुई। यह संधि अंग्रेजों के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। अतः स्पष्ट है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध से है। फिर आता है चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1799 में। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1799 में। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इसी समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिजली थे। कौन थे? वेलिजली थे। यह युद्ध की श्रृंखला का अंतिम चरण था। फिर आता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 85 में हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंत में उन्हें प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसके काल में पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। पीट्स इंडिया एक्ट का पारित होता 1784 में होता है। मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। किसे मानते हैं?
बालाजी विश्वनाथ को। छत्रपति शाहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। अपनी कूटनीति और प्रशासनिक क्षमताओं के कारण उन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पेशवा का पद छत्रपति प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था, इसलिए इनके समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को संगठित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1720 में उनकी मृत्यु के बाद इस पद पर उनके बाद शाहू के उनके पुत्र बालाजी प्रथम को पेशवा नियुक्त किया था। किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को जानते हैं। बालाजी बाजीराव को, जो बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, मराठा इतिहास में प्रसिद्ध नाम है। इतिहास में बालाजी बाजीराव को नाना साहेब प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मराठा साम्राज्य सर्वाधिक प्रसार इन्हीं के समय हुआ था। यह एक ऐसे दौर का प्रतिनिधित्व करते थे जब पेशवा का पद पूरी तरह से वंशानुगत हो गया था और बालाजी बाजीराव के समय तक स्थापित रहा था। फिर आता है पानीपत के तृतीय युद्ध में। पानीपत के तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। इस युद्ध में मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। यह समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहेब थे। दुर्भाग्यवश यह युद्ध का परिणाम मराठों के पक्ष में नहीं था। उन्होंने मराठी बुरी तरह पराजित हुए थे। हार में मराठाओं की शक्ति का गहरा आघात पहुंचा। इसके बाद माधवराव प्रथम ने संभलने का प्रयास किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। अंग्रेजों और मराठाओं के वर्चस्व की 3 प्रमुख लड़ाई लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय वेलिजली, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। उनका कार्यकाल अलग अलग था। अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? जो अंतिम में मराठा पेशवा हुए वे कौन थे? तो वे बाजीराव द्वितीय हुए। अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे अंतिम मराठा पेशवा। मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के वंशावली में बाजीराव द्वितीय कौन? बाजीराव द्वितीय का नाम अंतिम पेशवा के रूप में दर्ज है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से लेकर 1818 तक हुआ, अंग्रेजों ने पेशवाओं का पद को समाप्त कर दिया और इस युद्ध में मराठाओं की हार के साथ ही पेशवा का वंशावली शासन समाप्त हो गया। बाजीराव द्वितीय को पद हटा दिया गया और मराठा शक्ति का पतन का प्रतीक था। इसके पूर्व पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद 1720 ईस्वी तक उसके पुत्र बालाजी प्रथम पुत्र नियुक्त के वंशानुगत तक चला था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में। सिख धर्म की संस्थापना गुरु नानक देव ने की थी। उन्हें सिखों का प्रथम सिख गुरु माना जाता है। गुरु नानक देव को प्रथम गुरु माना जाता है। उनका जन्म 1459 में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। वर्तमान में यह स्थान पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। उन्होंने समाज सुधार के लिए संगत, धर्मशाला, पंगत, लंगर जैसी महत्वपूर्ण विशेषताओं का प्रारंभ किया जो आज भी सिख धर्म का अभिन्न अंग है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु ने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे, जिनका कार्यकाल 1539 से 1552 तक था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहाना था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहाना था। सिख धर्म का साहित्य में विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार माना जाता है। यह लिपि मध्यम गुरुबाना के सिख लिखा और संरक्षित किया गया था। अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? अमृतसर का जो नगर है उसकी स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु रामदास ने किया था। सिखों के चौथे गुरु रामदास ने 1574 से 81 में अमृतसर नगर की स्थापना की, जो सिखों की सबसे पवित्र स्थल है। गुरु रामदास गुरु बहादुर अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास के दामाद थे। क्या बोल रहा फिर देखिए, सिखों के चौथे गुरु रामदास 1574-81 में अमृतसर नगर की स्थापना किया, जो आज सिखों का सबसे पवित्र स्थल है। गुरु रामदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। जो गुरु रामदास थे वे अकबर के समकालीन थे। अमरदास
के दामाद थे। जो रामदास थे वे अमरदास के दामाद थे। अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भवनी को कुछ जमीन दान में दी थी, जिस पर संभवतः यह शहर बसाया गया। गुरु रामदास अपने पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी बनाकर गुरु के पद को पैतृक कर दिया था। सिखों के किस गुरु को अमृतसर की किलेबंदी कराई और वहां अकाल तख्त की स्थापना किया तो वो गुरु हरगोविंद ने किया था। सिख इतिहास के छठे गुरु गुरु गोविंद ने सिखों के जो छठे गुरु थे ना, गुरु हरगोविंद 1606 से 1644 ईस्वी का अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिखों में न केवल आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान किया बल्कि उन्हें सैनिक भावना का संचार भी किया। सैनिक भावना संचार किसने किया? गुरु हरगोविंद ने। उन्होंने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिखों में शस्त्र धारण करने की आज्ञा दे दी। इन्होंने क्रम में अमृतसर नगर के किलेबंदी कराई और सिखों के राजनीतिक धार्मिक मामलों में केंद्र के रूप में अकाल तख्त का निर्माण किया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह की किस मुगल गवर्नर ने दीवान में चुनवा दिया था? तो वजीर खान ने चुनवा दिया था। सिख धर्म के इतिहास में गुरु गोविंद सिंह के परिवार का बलिदान अविस्मरणीय है। हर हिंद के क्रूर मुगल गवर्नर वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र फतेह सिंह जोरावर सिंह को पकड़ लिया। धार्मिक असंतुलता और फतवा के चलते वजीर खान ने इसे दोनों को साहिबाबादी में जीवित के दीवार में चुनवा दिया। इसके बाद 1708 के पश्चिम भारत के नांदेड़ महाराष्ट्र में नामक स्थान पर पठान हमलावर गुरु गोविंद सिंह की छुरा और कटार से घायल कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई थी। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किस मिसाल से है? तो सरचुकिया मिसल से है। बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात पंजाब के सिख नेतृत्व छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया। उन्हें मिसल कहा जाता था। उस समय पंजाब में कुल 12 मिसलों सक्रिय थे। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 में हुआ था। उन्हें सरकुचिया मिसल से संबंधित उनके पिता का नाम महासिंह था, जो सरचुकिया मिसल के प्रमुख थे। महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो लाहौर थी। महाराजा रंजीत सिंह एक कुशल प्रशासक और विजेता थे। उन्होंने 1799 में रंजीत सिंह को लाहौर के शासक बने। उन्हें लाहौर में ही अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। प्रशासनिक सुविधा के लिए रंजीत सिंह का राज्य को 4 प्रमुख सूबों में बांटा गया: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर में। ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 में हुआ। सिख साम्राज्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को संपन्न हुई। इस संधि पर हस्ताक्षर चार्ल्स मेटकॉफ, जो कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, महाराजा रंजीत सिंह के बीच हुई थी। इस संधि में सतलज नदी के दोनों राज्यों के बीच सीमा निर्धारित कर दिया गया। रंजीत सिंह ने अपने जीवन काल में अंग्रेजों का सीधा संघर्ष टालने की नीति अपनाई थी। किस संधि के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि के साथ। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख राज्य कमजोर पड़ गया और उसके परिणामस्वरूप अंग्रेज सिखों के बीच संघर्ष हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 में लड़ा गया। इस युद्ध का परिणाम 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के साथ हुआ। यह संधि सिखों के लिए अपमानजनक था। इसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 हुआ। इसके बाद मार्च 1849 में डलहौजी ने संपूर्ण सिख साम्राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथावाचक किस विद्रोह पर आधारित था? तो वह सन्यासी विद्रोह पर था। ब्रिटिश शासनकाल के विरोधी प्रारंभिक विद्रोह में सन्यासी विद्रोह प्रमुख था। यह विद्रोह बिहार बंगाल में 1763 में से 1800 के मध्य हुआ था। प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ की रचना में इसी विद्रोह का पृष्ठभूमि पर की थी। यह उपन्यास भारतीय राष्ट्रवाद के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और इसी में वंदे मातरम गीत भी शामिल है। सिंधु और कान्हू का संबंध किस विद्रोह से है? तो वो संथाल विद्रोह से है। 1857 की क्रांति के ठीक पहले जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे सशक्त था। यह विद्रोह 1855-56 में बंगाल, बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में फैला। यह विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, जिसमें सिद्धू कान्हू प्रमुख थे। यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था, साहूकार और जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक संगठित सशस्त्र प्रतिनिधित्व था। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे क्रूरता से दबा दिया था। बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो झारखंड में। छोटानागपुर के वर्तमान झारखंड में क्षेत्र में बिरसा मुंडा का एक प्रमुख आदिवासी आंदोलन था, जिसमें उल्घान महान हलचल भी कहा जाता है। यह विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। यह विद्रोह 1899 से 1900 के दौरान अपने चरम पर थी। बिरसा मुंडा ने अपने सम्यकों को एकजुट कर अंग्रेजों और दिकुओं को बाहरी लोगों को खिलाफ लड़ा था।
आज भी बिरसा मुंडा को और जनजाति समाज में भगवान का दर्जा प्राप्त है। कूका आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कूका आंदोलन आपका पंजाब से है। कूका आंदोलन भारत की शुरुआती धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में यह राजनीतिक विद्रोह में बदल गया। यह आंदोलन पंजाब के केंद्रित था, जिसका समय 1840 से 72 माना जाता है। इसके संस्थापक भगत जवाहर मल थे। बाद में उन्हें शिष्य राम सिंह कोका का नेतृत्व किया था। राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों ने कैद करके रंगून म्यांमार भेज दिया और 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी। केरल के मालाबार तट में 1921 से 22 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कौन सा विद्रोह हुआ था? 21-22 में मोपला विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह मोपला विद्रोह प्रमुख है। यह विद्रोह 1921-22 में वर्तमान केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ। यह मुस्लिम किसानों के मोपला ने जमींदारों और अंग्रेजों सरकारों के खिलाफ एक विद्रोह किया था। आंदोलन का नेतृत्व अली मुसलियाल किसने किया था? अली मुसलियाल और नेताओं ने किया था। 100वां क्वेश्चन, बंगाल में नील विद्रोह 1869 से 60 का प्रमुख नेता कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। नील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। 1857 के क्रांति के तुरंत बाद बंगाल में नील विद्रोह 1869 से 60 हुआ। यह विद्रोह नील की खेती वाले किसानों को यूरोपीय बागान मालिकों के अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व नदिया जिले के दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास ने किया था। किसानों की एकजुटता के कारण यह आंदोलन सफल रहा। सरकार ने नील आयोग का गठन किया था। अब आगे करते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष संपूर्ण सिख राज्य पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? तो 1849 में कर दिया था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में अस्थिरता आ गई और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में सिखों के अंतिम रूप से पराजय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भारत में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 में एक घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कर लिया। अंतिम सिख शासक महाराजा दिलीप सिंह के पदच्युत कर पेंशन देकर ब्रिटिश संख्या कर लिया गया और 1854 में इंग्लैंड भेज दिया गया। इससे स्वतंत्र सिख राज्य का अंत हो गया। भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? किस गवर्नर जनरल को हम लोग स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं? तो लॉर्ड रिपन को हम लोग स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 में जब भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। उन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय संसाधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिनसे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों से आम व्यय स्थानीय प्रशासन के स्वापुर्द किया जा सकता है। पटना में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो पटना का बिहार था। पटना में जो वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना का बिहार था। वहाबी आंदोलन 1826 से 31 ईस्वी तक एक मुस्लिम सुधारवादी और पुरातनवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य इस्लाम में उसके मूल रूप से पुनः स्थापित करना था। भारत में इसके प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी, साथ ही शाह इस्लाम और अन्य नेता थे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र हेडक्वार्टर बिहार में, विशेषकर पटना में उत्तर प्रदेश क्षेत्र था। वहाबी आंदोलन में इस्लाम में किसी भी तरह के आधुनिक सुधार के खिलाफ था। वे पैगंबर मोहम्मद साहब के समय की व्यवस्था चाहते थे। 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस था। तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। 1857 के विद्रोह के पीछे कई कारण थे। इसको लेकर सबसे तत्कालिक और मुख्य कारण चर्बी वाला कारतूस था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नई एनफील्ड राइफल शामिल हुई थी, जिसके कारतूसों के ऊपरी भाग में को मुंह से काटना पड़ता था और सैनिकों को यह बात फैल गई थी कि कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। गाय हिंदुओं के पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए वर्जित था, इसलिए दोनों समुदायों में धार्मिक भावनाएं आहत हुई और विद्रोह शुरू हो गया था। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? मंगल पांडे जो थे वे 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के रेजिमेंट के थे।
मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में तैनात 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री BNSI के रेजिमेंट के एक सिपाही थे। चर्बी वाली कारतूस के प्रयोग के विरोध में उन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट एडुजेट बाग और सर्जेंट मेजर यूनस पर हमला किया। यह घटना 1857 की क्रांति का एक प्रमुख हिस्सा हिंसक घटनाओं में से एक माना जाता है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। भारत 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था क्योंकि कंपनी के शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। लॉर्ड कैनिंग इस विद्रोह का सामना करना पड़ा और बाद में विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश काउंट की सत्ता अपने हाथ में ले ली। इसी दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पामस्टन जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों का संचालन कर रहे थे। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन था? यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के बारे में यह कथन किसका है? तो ये BD सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? द इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस 1857 के बुक में ये कहा था। ठीक है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था। किसने किया था? कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, नाना साहेब ने किया था। ठीक है। इसके बाद क्या है? कानपुर में 1857 का नेतृत्व किया था, नाना साहेब ने किया था। नाना साहेब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों ने पेंशन बंद कर देने से नाराज थे। कानपुर के विद्रोह की शुरुआत जून 1857 को हुई थी। इसी संघर्ष में उनके प्रमुख सहयोगी और सेनापति तात्या टोपे थे। इन्होंने अपनी छापामार युद्ध नीति से अंग्रेजों को काफ़ी परेशान किया था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने 30 मई 1857 के विद्रोह के कमान संभाली और अपने अल्पवयस्क पुत्र बजरिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। अंततः मार्च 1858 को ब्रिटिश सेनापति कैपेबल ने लखनऊ में पुनः कब्जा किया और विद्रोह को दमन किया था। फिर आता जगदीशपुर बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। फिर आता है बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व 80 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। उन्होंने जुलाई 1857 के विद्रोह का झंडा बुलंद किया। अपनी वृद्धावस्था के बावजूद उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। जगदीशपुर के विद्रोह को दबाने का कार्य विलियम टायर और विरसेट आयर ने किया था, लेकिन कुंवर सिंह की वीरता इतिहास में अमर हो गई थी। ठीक है। झांसी का विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश सेनापति ने किया था? झांसी में जब विद्रोह हुआ था दमन किसने किया था? हिरोज ने किया था। झांसी में 1857 का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था और जून 1857 में झांसी के विद्रोह को कुचलने के लिए रानी लक्ष्मीबाई का सामना करने के लिए ब्रिटिश सेनापति हैर्यूज ने रानी की झांसी की घेराबंदी की और कड़े संघर्ष के बाद झांसी पर कब्जा कर लिया। बाद में ग्वालियर ने भी इसे रानी के युद्ध किया और वीरगति प्राप्त की थी। फिर आता है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग है। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में सबसे महान सेनानियों में से एक थे। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था। वे नाना साहब की विश्वसनीय सेनापति थे। कानपुर के पतन के बाद वे रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए और ग्वालियर में युद्ध किया। अंत में एक विश्वासघाती मित्र के कारण वे पकड़े गए और अंग्रेजों द्वारा शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो जॉन एंडरसन था। कौन था? जॉन एंडरसन था। 1857 के विद्रोह शुरू हुआ उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति कमांडर इन चीफ जॉन एंडरसन थे। जॉन एंडरसन के बाद अस्थायी रूप से सर पेट्रियार ग्रांट, फिर बाद में उनका स्थान कैलोरीन कैपेबल को ने लिया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था? तो ये किसने कहा था? हिंदू और मुसलमानों के बीच षड्यंत्र जेम्स आउटर और W. टेलर ने कहा था। जेम्स आउटर और W. टेलर ने कहा था।
1857 के विद्रोह के स्वरूप को समझने के लिए अंग्रेज अधिकारी ने अलग अलग तर्क दिए। जेम्स आउटर और डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र करार दिया और उनका मानना था कि यह विद्रोह केवल सैनिकों की नाराजगी नहीं बल्कि दोनों समुदायों ने मिलकर ब्रिटिश सत्ता उखाड़ने की योजना बनाई है। यह मत विद्रोह के सांप्रदायिक और षड्यंत्रकारी रंग देने का प्रयास था। 1857 की क्रांति में फैजाबाद अयोध्या का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। 1857 की क्रांति में फैजाबाद अयोध्या का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अहमदुल्ला ने किया था। फैजाबाद वर्तमान अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। वे अंग्रेजों के कट्टर शत्रु माने जाते थे। उन्होंने विद्रोहियों को जोश भरने का काम किया। 1857 में उन्होंने फैजाबाद में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। अंततः 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सेनापति कैपेबल ने यह विद्रोह का दमन किया और ब्रिटिश सत्ता को पुनः स्थापित किया था। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? जो महलवाड़ी प्रणाली थी वो कहाँ लागू हुई थी? ये उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। महलवाड़ी प्रणाली उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू हुआ था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शासन के कुल भूभाग का 30% हिस्सा शामिल था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था में कृषक के स्थान के प्रत्येक ग्राम या महल के साथ स्थापित की जानी थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1828 में किया था। जो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 में किया था। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य समाज में व्यक्त कुरीतियों का विरोध करना। यह संस्था विशेष रूप से मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और कर्मकांड आदि का विरोधी था। राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। फिर आता है सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लगाई गई थी? तो वो लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेटिक के कार्यकाल में। किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेटिक के कार्यकाल में। सती प्रथा जैसे अमानवीय कुप्रथा को रोक 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक के कार्यकाल में लगाई गई थी। यह भारतीय समाज सुधारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने इसके लिए लंबा संघर्ष किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? तो बम्बई में किया था। कहाँ किया था? बम्बई में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज एक सुधारवादी आंदोलन था जिसने हिंदू धर्म में व्यक्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। आर्य समाज ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का कड़ा विरोध किया था, जबकि वे विधवा पुनर्विवाह के अंतर्जातीय विवाह के समर्थक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो 12 वर्ष। कितना था? 12 वर्ष था। 1891 में पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट जैसे अनुमति आयु अधिनियम के तहत लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित की गई थी। इस अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय लॉर्ड हेस्डन था। कौन सा था? लॉर्ड लेस्डाउन। जब एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 में, उस समय लॉर्ड लेस्डाउन था। यह कानून बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने की दिशा में एक प्रयास था। 1929 में शारदा एक्ट आया था। शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में आया था। यह लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ा के 14 वर्ष कर दी गई थी। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो के श्री धल्लू नायडू ने की थी। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? के श्री धल्लू नायडू ने की थी। वर्तमान चेन्नई में वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में के श्री धल्लू नायडू ने की थी। उन्होंने स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की थी। वेद समाज दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के विचारों को फैलाने वाली एक प्रमुख संस्था थी। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो डी के कार्वे ने किया था। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? डी के कार्वे ने किया था। 31 दिसंबर 1893 को डी के कार्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, विडो रीमैरिज एसोसिएशन बनाया था। यद्यपि विधवा पुनर्विवाह कानूनी मान्यता 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय मिल गई थी, लेकिन सामाजिक स्तर पर इसे स्वीकार करने के लिए डी के कार्वे जैसे सुधारकों ने संस्थागत प्रयास किया। आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज का किया था।
आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज का किया था। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसी समाज का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार करना था। बाद में महादेव गोविंद रनाडे इस समाज से जुड़े और इसे लोकप्रिय बनाया। रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रनाडे को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1897 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार और समाज सेवा के उद्देश्य से 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस के दक्षिणेश्वर काली मंदिर की पुजारी कहा जाता है और विवेकानंद के परम शिष्य थे। इस मिशन का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के बेलूर नामक स्थान में खोला गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में कहाँ खोला गया था? तो अडयार मद्रास में खोला गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत में कहाँ खोला गया था? तो अडयार मद्रास में खोला गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मूल स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लेस्टेकी और कर्नल आर्केट द्वारा की गई थी। बाद में यह संस्था अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया और 1882 में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास के निकट अडयार में खोला गया। भारत में इस सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने में श्रीमती एनी बेसेंट में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो 1879 को इसकी सदस्य बनी थी। 1893 में भारत आई थी। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। बनारस में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने 1898 को बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। भारतीय सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत में सेवा के लिए राष्ट्र प्रचार तैयार करना और संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता के हितों को बढ़ावा देना था। रहमनाई मजुदान सभा का संबंध किस धर्म सुधार आंदोलन से है? तो पारसी से है। रहमनाई मजुदान सभा का संबंध किस धर्म सुधार आंदोलन से है? तो पारसी से है। रहमनाई मजुदान सभा पारसी समाज में व्यक्त कुरीतियों को दूर करने के लिए और धर्म सुधार करने के लिए स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना 1851 में बंबई में नौरोजी फोरदानजी, दादा भाई नौरोजी और SG बंगाली आदि प्रमुख नेताओं ने मिलकर की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। महाराष्ट्र में जनजातीय आंदोलन की प्रेरणा ज्योतिबा फुले ने 1873 में बंबई में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इस समाज का मुख्य उद्देश्य दलितों के पिछड़े वर्गों के शोषण से मुक्ति दिलाना था। उन्होंने अपने मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ, कौन सा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया था? तो 1932 में किया था। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के निवारण और दलित वर्गों के उत्थान के लिए सितंबर 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। कब किया था? सितंबर 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया था। गांधी जी का मानना था कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। इस उद्देश्य में दक्षिण भारत में भी सुधार आंदोलन हुए और 1925 में EV रामास्वामी नायकर पेरियार द्वारा चलाया गया यह आत्मसम्मान आंदोलन था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक के कार्यकाल में हुआ था। सती प्रथा जैसे मानवीय कुरीतियों को कानूनी अवैध घोषित करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेटिक को जाता है। राजा राम मोहन राय को असहयोग और बेटिक के कानून बनाकर इस प्रथा को अवैध घोषित किया था। बेटिक ने कर्नल सेलिमैन की मदद से ठगी प्रथा का दमन को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने किया था? तो D.K. कार्वे ने किया था। किसने किया था? D.K. कार्वे ने किया था। महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में D.K. कार्वे, घोड़े केशव कार्वे का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने 1916 में बंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित की थी। देव समाज की स्थापना 1887 में किसने किया था? तो शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया था। देव समाज की स्थापना 1887 में किसने किया था? तो शिवनारायण अग्निहोत्री ने किया था। धार्मिक सुधार आंदोलन की श्रृंखला में देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में की थी। यह ब्रह्म समाज से पृथक होकर विकसित आंदोलन था। इसमें अपनी अलग विचारधारा थी।
ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किसके द्वारा की गई थी? तो 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किसके द्वारा की गई थी? तो 1784 में सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। यह संस्था का मुख्य उद्देश्य एशिया के इतिहास, संस्कृति, भाषा, विज्ञान, साहित्य आदि का अध्ययन करना था। यह भारत में प्रचय अध्ययन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच को। भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच को कहते हैं। चार्ल्स वुड 1854 को डिस्पैच में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उन्होंने भारतीय शिक्षा के ढांचे में व्यवस्थित करने के लिए व्यापक सिफारिशें की थी। इसी के आधार पर लंदन के विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास के विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। वाराणसी के संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में किसने की थी? तो जोनार्थन डंकन ने किया था। किसने किया था? जोनार्थन डंकन ने किया था। ब्रिटिश रेजिमेंट जोनार्थन डंकन के प्रयासों से 1791 में वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन करना, ताकि ब्रिटिश प्रशासन को भारतीय सामाजिक व्यवस्था समझने में मदद मिल सके। ठीक है। फिर अगला है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। यह आयोग मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो रिचर्ड बेलीजेली के द्वारा की गई थी। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलीजेली के द्वारा की गई थी। 1798 से 1805 ईस्वी के बीच बंगाल का गवर्नर जनरल थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने किया था? तो ए.यू. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक अवकाश पत्र अंग्रेजी अधिकारी ए.यू. ह्यूम के एलन एल्टोन ह्यूम द्वारा दी गई थी। इसका पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किस नेता ने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किस नेता ने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के भीतर उभरे मतभेदों के चलते 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सी.आर. दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। भारतीय लोक सेवा आयोग का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय लोक सेवा आयोग का जनक किसे मानते हैं? ये लॉर्ड डलहौजी थे, नहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सिविल सेवा का पुनर्गठन सुधार लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किया गया था, इसलिए भारतीय लोक सेवा आयोग का इसे जनक माना जाता है, कॉर्नवालिस को। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसने किया था? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकाना ने किया था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकाना ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के ओरेगन में कहाँ पे? अमेरिका के ओरेगन में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकाना, पंडित काशीराम, हरनाम सिंह तुदरित और अन्य थे। इसका मुख्य था सैन फ्रांसिस्को में ही था। होम रूल आंदोलन 1916 का नेतृत्व किन नेताओं ने किया था? तो तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल लीग का आंदोलन 1916 का नेतृत्व किन नेताओं ने किया था? तो तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ने अलग अलग की थी। तिलक ने अप्रैल 1916 में तिलक ने कब किया था? तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी लीग की स्थापना की, जिसका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र बम्बई को छोड़कर था। बम्बई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था। जबकि एनी बेसेंट सितंबर 1916 में अपनी लीग शुरू की, जो शेष भारत में सक्रिय था।
1925 में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर हेडगेवर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर हेडगेवर ने किया था। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर ने की थी। यह एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन था जिसका उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना और भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में कौन सा आयोग गठित हुआ था? तो दुविक्षित अकाल आयोग था। कौन सा था? दुबक्षी का अकाल आयोग था। 1878 में भीषण अकाल की स्थिति से निपटने और भविष्य में अकाल निवारण हेतु विचार करने हेतु दुर्भक्षी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची थे और यह तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा नियुक्त किया गया था। सेंडल आयोग 1917 का मुख्य किस विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए बनाया गया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए। सेंडल आयोग, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, इसका गठन 1917 में किया गया था। इसके अध्यक्ष माइकल सेडर थे। कौन थे? 17 में कौन थे? माइकल सेडलर थे। 1927 में गठित साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के शासन अधिनियम 1919 के मेडगू चेसफोर्ड सुधार की समीक्षा करना और यह देखना कि भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में कितनी प्रगति हुई है। यह आयोग वायसराय लॉर्ड इरविन के समय भारत आया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो वेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने किया था? वेमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। यह ऐतिहासिक अधिवेशन का आयोजन बंबई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वेमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वे कौन थे? तो वे तीसरा अधिवेशन 1887 था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन का आयोजन मद्रास में किया गया था। इस अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी के अध्यक्ष चुना गया था। वे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वे बने थे जॉर्ज यूले बने थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद प्रयागराज में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी। जॉर्ज यूले कांग्रेस के इतिहास में प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में आयोजित किया गया था। यह अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सयानी ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 22वां अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, लेकिन यह अधिवेशन स्थगित हो गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विभाजन स्प्लिट हुआ, जिसमें पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी। जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 26वां अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित भीषण नारायण दर ने की थी। इस अधिवेशन के दौरान पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। प्रसिद्ध कांग्रेस मुस्लिम लीग पीठ किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। कब हुआ था? 1916 का लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। वर्ष 1916 में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। इस अधिवेशन के ऐतिहासिक रूप से बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि यह कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट समझौता हुआ था। इस समझौते में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता में आयोजित
32वें अधिवेशन में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने का गौरव के बाद 1925 ईस्वी में सरोजिनी नायडू को प्राप्त हुआ था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो 1924 में बने थे। कब बने थे? 1924 में बने थे। महात्मा गांधी को वर्ष 1924 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा है? तो वो महात्मा गांधी ने लिखा है। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी को आत्मकथा का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट है विथ ट्रूथ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि आधिकारिक पत्र जर्नलों का प्रकाशन भी किया है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन में। 29 दिसंबर 1929 से 1 जनवरी 1930 तक कांग्रेस का 40वां अधिवेशन लाहौर के रावी नदी के तट पर हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस का मांग को प्रस्तुत किया था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। वर्ष 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। यह उन्होंने लगातार दूसरा कार्यकाल था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेद के चलते बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और उनके इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। यह घटना कांग्रेस के इतिहास में त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के समय 1946 से 47 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। आज़ादी के ठीक पहले 1946 में कांग्रेस का 54वां अधिवेशन मेरठ में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी। चूंकि 1947 में कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था, इसीलिए स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को आचार्य कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना कब अनिवार्य किया गया था? तो 1934 के बंबई में। वर्ष 1934 में कांग्रेस का 48वां अधिवेशन बंबई में आयोजित हुआ था। इसी अधिवेशन में अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस सत्र में संगठन और अधिक अनुशासित और गांधीवादी मूल्यों पर चलने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम बनाया गया। इस अधिवेशन में निर्वाचित सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। इसका उद्देश्य स्वदेशी को बढ़ावा देना था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1895 में की गई थी। महाराष्ट्र की उग्र राजनीति चेतना और राष्ट्रवाद को जगाने का मुख्य श्रेय बाल गंगाधर तिलक को और उनके समाचार पत्र केसरी को दिया जाता है। लोगों ने एकजुट करने के उद्देश्य से तिलक ने सार्वजनिक उत्सव का सहारा लिया। इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले 1893 में गणपति उत्सव मनाया और इसके बाद 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत किया। कांग्रेस ने अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, और यह कथन किसका था? तो लॉर्ड कर्जन का था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने किसके प्रति अलग दृष्टिकोण अपनाए थे? लॉर्ड कर्जन को, जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने कांग्रेस का घोर विरोधी थे। उन्होंने कांग्रेस के भविष्य के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी थे। दादाभाई नौरोजी भारतीय राजनीति के पितामह माने जाते हैं। वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद में प्रवेश किया और उन्होंने 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जीता। यह जीत उनके लिए लिबरल पार्टी उदारवादी दल के प्रत्याशी के रूप में हासिल की थी। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, तो वे कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। कांग्रेस सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण उन्हें बड़े प्रांतों में होने से प्रशासन में आने वाली असुविधाओं को बताया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी थी। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे की रक्षा बांधी थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1912 में की गई थी। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई, लेकिन दिल्ली आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी वर्ष 1912 में बनी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हेडिंग थे। इसी दौरान जब लॉर्ड हेडिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तब वे क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया और वे बड़ी घटना थी। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग
कहाँ किया था? तो उन्होंने चंपारण में किया था। महात्मा गांधी ने 1915 में भारत लौटे थे और उन्होंने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1907 में किया था, लेकिन भारत की धरती पर उन्होंने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। वहाँ के वे किसान अंग्रेजों की तनकटिया पद्धति से परेशान थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी वहाँ गए और किसानों के अधिकारों के लिए सफल आंदोलन किया था। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मोर्चा किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मोर्चा जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों ने किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली ने उठाया था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और उनकी अर्थी को कंधा देने में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर सरफुद्दीन किचलू, शौकत अली और अन्य लोग थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल सरफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का एक शांतिपूर्ण जनसभा हो रही थी। तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बड़ी चेतावनी में निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 369 लोग मारे गए थे, जबकि कांग्रेस के अनुसार लगभग में 1000 लोग शहीद हुए थे। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे क्रूरतम घटनाओं में से एक मानी जाती है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के कानून किसे कहा जाता है? तो इसे रॉलेट एक्ट को कहते हैं। भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया। यह एक ऐसा काला कानून था जिसके तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उन्हें अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी। इस कानून में न्याय का कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए भारतीयों ने इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून खाकर इसकी कड़ी आलोचना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि दिया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के हृदय विदारक घटना के बाद ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद पंजाब में लागू दमनकारी मार्शल लॉ के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 को किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। यह गांधी जी के नेतृत्व में बड़ा अखिल भारतीय जन आंदोलन था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय जन आंदोलन में व्यापक जनाधार प्रदान किया था। इसने ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग न करने, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक बना था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित होने से कांग्रेस में निराशा थी। भारतीय नेता विधान परिषद में प्रवेश करके कांग्रेस का विरोध करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 1923 में इलाहाबाद प्रयागराज में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसे संक्षेप में स्वराज पार्टी कहा जाता है। इसका उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अडंगा लगाना था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ शुरू की थी? तो साबरमती में शुरू किया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम में शुरू हुआ था। 24 दिन 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून को सांकेतिक रूप से तोड़ा गया था। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह, नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। जब 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के जरिए सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, तो इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ा। दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी ने किया था। उन्होंने गांधी जी की तर्ज पर तिरुचिरापल्ली में वेदनारायण तक की पदयात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। यह दक्षिण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु था। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस काकोरी ट्रेन एक्शन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को गठित हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी और आलमनगर स्टेशनों के बीच 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही है को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, असफाउल्लाह खान और रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी को फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित में से मिलान करें। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र मामलों में, सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार छापा में,
अरबिंदु घोष अलीपुर बम हमला में और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला में। भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के महानायक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस साड़न हत्या के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी। देश भर में उनकी फांसी की सजा टालने की मांग के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च 1931 को इन तीनों वीरों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दिया। इस दिन भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनकी शहादत ने युवाओं को स्वतंत्रता के प्रति एक नई लहर पैदा की थी। गांधी जी ने अपनी पहली भूख हड़ताल किस आंदोलन के समर्थन में किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर का। 1918 में अहमदाबाद में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद चल रहा था। मजदूर 50% बोनस की मांग कर रहे थे, जबकि मालिक 20% देना चाहते थे। गांधी जी ने मामले का अध्ययन किया और 35% बोनस की मांग को उचित ठहराया और मजदूरों को संगठित रखने और मिल मालिकों को नैतिक दबाव बनाने के लिए गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। अंततः मिल मालिकों के मान गए और मजदूरी को उनका हक मिला। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 जून 1946 को आया था। भारत में संवैधानिक सुधारों में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तय करने के लिए ब्रिटिश मिशन ने 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। यह मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा भेजा गया था। इसका नेतृत्व भारत के राज्य सचिव पैथिक लॉरेंस ने किया था। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर ब्रिटिश मिशन के कुछ व्यवस्थापकों के असंतुष्ट होकर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। भारत में विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। भारत में विभाजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। यह 3 जून 1947 को प्रकाशित किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी बातचीत के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है और इस योजना के तहत ब्रिटिश भारत को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में बांटा जाना चाहिए। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल लिबरल पार्टी के सदस्य थे, जबकि भारत में स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इस कमीशन के श्रमिक दल लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में स्थित केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विजिटर गैलरी में बम फेंका, जो ऑफिशियली मेंबर को बैचों के बीच फटा। कुछ ऑफिशियली मेंबरों के बैचों के बीच फटा, जो कुछ सदस्य घायल भी हुए। इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि बाहरी सरकार को सुनाना था। यह पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध कर रहे थे। बाद में उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने 5 मार्च 1931 को एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी। बदले में सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े हिंसा उकसाने के सहित अपराधों के कैद बंदियों को रिहा करने के लिए नमक बनाने का अधिकार देने पर सहमति व्यक्त की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कांग्रेस के भीतर मतभेद के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह कांग्रेस के अंदर ही एक वामपंथी गुट के रूप में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम की और अधिक उग्र और तीव्र बनाना था। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि कांग्रेस के खिलाफ सख्त कदम उठाने से यही समय है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गांधी जी को अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जनता ने आंदोलन को जारी रखा। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। साथ ही उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा नारा भी दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो उन्होंने किया था अक्टूबर 1943 में। अक्टूबर 1943 में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। इसके बाद उन्होंने नेतृत्व का पुनर्गठन और विस्तार किया। बारदोली सत्याग्रह 1928 किसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में गुजरात के बारदोली में किसानों का प्रमुख आंदोलन हुआ। इसे बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है। यह आंदोलन सरकार के द्वारा लगान टैक्स को अनुचित वृद्धि के विरोध में था। सरकार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व प्रदान किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और लगान वृद्धि में कमी करनी पड़ी। इसकी सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था? तो ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। यह समझौता कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत द्वारा दलित और अनुसूचित जातियों को दिए गए पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में गांधी जी का आमरण अनशन के दौरान हुआ था। इसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन की बजाय आरक्षित सीटों की व्यवस्था दी गई थी। भूदान आंदोलन 1951 किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य स्वेच्छा से भूमिहीनों के लिए जमीन दान करने के लिए भूस्वामियों को प्रेरित करना था। यह एक अहिंसक सामाजिक क्रांति थी। इसकी शुरुआत वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में हुआ था। यह स्थान स्रोतों में नहीं है पर इसका नाम दिया जाता है। ठीक है। क्रिप्स मिशन 1942 किसके नेतृत्व में आया था? तो क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में आया था? ये आया था आपका क्रिप्स मिशन आया था स्टोफिट क्रिप्स के नेतृत्व में। 1942 मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने स्टोफिट क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा था। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। क्रिप्स में युद्ध के बाद भारत में डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव रखा तथा प्रांतों को अलग करने का विकल्प भी दिया, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता का वादा नहीं किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। नेहरू के कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष बने वायसराय अध्यक्ष थे। यह सरकार स्वतंत्रता तक भारत का प्रशासन चलाने के लिए बनाई गई थी। इसकी शुरुआत मुस्लिम लीग ने शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में वे अक्टूबर 1946 में शामिल हो गए थे। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत में पाकिस्तान की सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वे थे सीरियम रेडक्लिफ थे। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सिलिफर रेडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं से है। किस रियासत के खिलाफ अभियान में ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? तो हैदराबाद रियासत का। हैदराबाद रियासत के खिलाफ भारत सरकार द्वारा वर्ष 1948 में किए गए अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था। यह अभियान हैदराबाद में भारतीय संघ में मिलने से संबंधित है। 5 दिन तक चले इस अभियान के दौरान 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद निजाम के द्वारा शासन का आज़ाद हुआ था। इस तरह करके हम लोग का पहला चैप्टर खत्म। जल्दी मिलेंगे दूसरी, तब तक के लिए धन्यवाद।